प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचार के रूप में आज हम लोग 5th यूनिट पढ़ेंगे और 5th यूनिट में हमारा पहला टॉपिक होगा M.N. रॉय। M.N. रॉय। M.N. रॉय की विचारधारा और दर्शन को देखें तो M.N. रॉय भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के इतिहास के अंतर्गत 6 फरवरी 1886 को कलकत्ता के निकट एक गांव के अंतर्गत उनका जन्म हुआ। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य मार्क्सवाद के विचारों से कुछ सीमा तक सहमत था और अनेक मार्क्सवादी विचारों से असहमत था। अपने जीवन की शुरुआत के दौरान ही नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी महर्षि दयानंद से बहुत अधिक प्रभावित था। परंतु अपने राजनीतिक जीवन और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान 1910 में हावड़ा कांड और 1915 में राजनीतिक डकैती के आरोप में जेल की यात्रा करनी पड़ी। परंतु M.N. रॉय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इस काल के दौरान M.N. रॉय मैक्सिको भाग गए। मैक्सिको के अंतर्गत उन्होंने समाजवादी विचारों को जीवित करने का प्रयास किया। 1939 के अंतर्गत लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की। 1940 के अंतर्गत मौलाना आजाद के विरुद्ध कांग्रेस का चुनाव लड़ा। परंतु कांग्रेस में हार के पश्चात M.N. रॉय ने कांग्रेस को छोड़कर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। ऐसी स्थिति के अंतर्गत M.N. रॉय की विचारधारा और दर्शन को देखें तो M.N. रॉय भारत के अंतर्गत नव मानवतावाद के जन्मदाता थे। यद्यपि उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों के प्रति आस्था व्यक्त की, मार्क्स के भौतिकवादी सिद्धांत
मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की आलोचना भी की। अर्थात एम.एन. रॉय मार्क्स के संपूर्ण दर्शन से प्रभावित नहीं थे। ऐसी स्थिति में हमारे सामने एम.एन. रॉय का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो आता नव मानवतावादी सिद्धांत। एम.एन. रॉय नव मानवतावादी सिद्धांत को अपना मौलिक सिद्धांत बताते हैं, जिसके माध्यम से रॉय ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और नैतिक उत्थान पर बल दिया। क्योंकि रॉय साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय से निष्कासित होने के पश्चात उन्होंने भारतीय राजनीति के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं बौद्धिक क्रांति पर बल दिया। रॉय ने लिखा है, मनुष्य स्वभाव से विवेकपूर्ण और नैतिक प्राणी है, अतः एक उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में वह स्वतंत्र है। परंतु समकालीन परिस्थितियों में विश्व का नैतिक और चिंतन स्थिर गिर चुका था। सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में रॉय ने कहा, हमें स्वस्थ, उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में कठोर प्रयत्न करना चाहिए। अतः रॉय के नव मानवतावादी सिद्धांत हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में नैतिक, चारित्रिक और विवेक की बात करता है। एम.एन. रॉय ने जो नव मानवतावाद का सिद्धांत दिया, उन्होंने सबसे पहले बात कही थी, नंबर 1, व्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2, विश्व बंधुत्व की भावना। नंबर 3,
समग्र आर्थिक विकास। नंबर 4, मानवीय विवेक में विश्वास। नंबर 5, नैतिक व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट, मानव स्वभाव की व्याख्या। एम.एन. रॉय ने अपने नव मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मजात गुण है। मनुष्य स्वभाव से स्वतंत्र होना चाहिए और नव मानवतावाद व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन है। स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य को सदैव स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए और तभी लोगों के अंतर्गत जन जागृति पैदा होगी। नंबर 2, मानवीय विवेक में विश्वास। रॉय के अनुसार मनुष्य स्वभाव से विवेकपूर्ण होता है। बुद्धि व्यक्ति का मौलिक एवं विशिष्ट तत्व है। रॉय व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति में पूर्ण विश्वास करता है। अतः व्यक्ति को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए विवेक सम्मत रूप से कार्य करना चाहिए। नंबर 3, उसने कहा, विश्व बंधुत्व की भावना में विकास, विश्वास। रॉय राष्ट्रवाद को एक संकीर्ण विचारधारा मानता है। वह सदैव विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करता है जिससे उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। अतः रॉय की मूल मान्यता है कि राष्ट्रवाद की अपेक्षा विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। नंबर 3, नंबर 4, नैतिक व्यक्तित्व की स्थापना। रॉय के अनुसार नैतिकता व्यक्ति का एक स्वाभाविक लक्षण है। यह व्यक्ति में विवेकशीलता का परिणाम है। यदि व्यक्ति नैतिकता विहीन है तो मानवतावादी दर्शन को कोई मूल्य नहीं रह जाता। नैतिकता और विवेकशीलता पूर्ण व्यक्ति ही सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। अतः व्यक्ति में अच्छाई के प्रति झुकाव
किसी भय के कारण नहीं होना चाहिए, अपितु स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मानव स्वभाव की व्याख्या। रॉय ने व्यक्ति को कभी भी स्वार्थी नहीं माना। इनका मानना है कि मनुष्य स्वभाव से विकासवान है, उसमें विकास की प्रवृत्ति हमेशा रही है। रॉय के अनुसार मानव स्वभाव के विवेक, स्वतंत्रता एवं नैतिकता प्रमुख तत्व हैं। जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही समाज होगा, अर्थात सामाजिक संस्थाओं की इकाई के रूप में कार्य करेगा। अतः रॉय ने समाज और समितियों की भागीदारी में अधिक से अधिक महत्व दिया। नेक्स्ट, विकेंद्रीकृत सत्ता पर बल। एम एन रॉय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विकेंद्रीकृत सत्ता, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विकेंद्रीकृत हो, उसमें अधिक से अधिक विश्वास करता है। उन्होंने कहा सत्ता एक जगह कभी भी केंद्रित नहीं होनी चाहिए। और एक बात उन्होंने जो बताई है 7 नंबर पॉइंट में, दल विहीन प्रजातंत्र। रॉय वर्तमान की लोकतांत्रिक समस्याओं से सबसे अधिक ग्रस्त थे और इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दलों को उत्तरदायी माना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र दल तंत्र में परिवर्तित हो गया है। दलों ने व्यक्ति की प्रेरणा, शक्ति और निर्णय दोनों को ही कुंठित कर दिया है और व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना कपोल कल्पित हो गई है। अतः एम एन रॉय ने कहा कि लोकतंत्र में दलों को कोई महत्व नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया मतदाताओं के शिक्षित होने पर बल। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को अगर संगठित करना है तो मतदाताओं को शिक्षित होना चाहिए, आखर ज्ञान होना चाहिए, ताकि अपना मत कास्ट, वोट कास्ट करते समय उन्हें उचित और अनुचित निर्णय का भान हो सके। इसीलिए उन्होंने जो है सबसे बड़ा जो योगदान दिया वो दिया था मतदाताओं को शिक्षित बनाने के ऊपर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एम एन रॉय ने जो मूल रूप से प्रजातंत्र के विकास के लिए स्वतंत्रता और समानता के ऊपर बल दिया। नेक्स्ट आता है एम एन रॉय के लोकतंत्र पर विचार। लोकतंत्र पर विचार। एम एन रॉय की हम लोकतांत्रिक विचारों की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि एम एन रॉय मूल रूप से प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख आधार स्तंभ थे। उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर बल दिया और ऐसी स्थिति के अंतर्गत एम एन रॉय ने कहा कि नंबर 1 उन्होंने कहा जो भी कार्य है वो जन समितियों के माध्यम से कार्य संपन्न करना चाहिए। जो समितियां बनी हुई है उनके माध्यम से अधिक कार्य होना चाहिए ताकि जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। नंबर 2 उन्होंने कहा विकेंद्रीकृत सत्ता पर बल।
एमएन रॉय ने कहा सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए बल्कि विकेंद्रित होनी चाहिए, और विकेंद्रित शासन व्यवस्था से हम लोग देखते हैं कि शासन का स्वरूप है वो अधिक से अधिक जो है अच्छा होगा, और केंद्रीकृत होने से शासन के अंतर्गत निरंकुशता की बू आने लगेगी। दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना। एमएन रॉय ने कहा कि दल शासन व्यवस्था को भ्रष्ट करते हैं, करप्शन फैलता है, इसलिए आज जो वर्तमान के अंतर्गत दलों को महत्व दिया जा रहा है, अतः दलों की जो है लोकतंत्र दलों में परिवर्तित हो गया है, अतः दल विहीन प्रजातंत्र की परिकल्पना पर बल दिया। और लास्ट उन्होंने कहा था मतदाताओं को शिक्षित बनाना। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं एमएन रॉय के जो राजनीतिक विचारधारा और दर्शन है वो मूल रूप से यह है कि एमएन रॉय ने कहा मतदाता शिक्षित होगा तो देश का अधिक विकास होगा, अन्यथा देश की शासन व्यवस्था निश्चित रूप से सुदृढ़ नहीं होगी। अतः एमएन रॉय की विचारधारा और दर्शन में हम लोग देखते हैं तो एमएन रॉय मूल रूप से भारत की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आ रहा है आपका राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। देखिए राम मनोहर लोहिया की विचारधारा और दर्शन को देखें हम लोग। राम मनोहर लोहिया कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनका दर्शन क्या था। तो राम मनोहर लोहिया मूल रूप से समाजवादी विचारक थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया मूल रूप से समाजवादी विचारों से प्रेरित थे और लोहिया ने भारतीय समाज एवं राजनीति में सुधार की अनेक व्यापक योजनाएं प्रस्तुत की। समाज को गतिशील बनाने के लिए उन्हें जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि यह जातिवाद और समाजवाद जो है राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो आर्थिक असमानता की खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही है, इसके लिए उन्होंने वर्ग और जाति व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। तो राम मनोहर लोहिया ने हमेशा कहा कि जाति का महत्व नहीं है बल्कि कर्म का महत्व है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी राम मनोहर लोहिया का जन्म 10 अक्टूबर 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर में प्राप्त करने के पश्चात वे बॉम्बे, कलकत्ता, वाराणसी और बर्लिन चले गए थे और उसके पश्चात 1932 के अंतर्गत वे बर्लिन के टुम्बर्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत नमक और सत्याग्रह नामक विषय पर शोध कार्य किया, यानी कि पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1924 के अंतर्गत राम मनोहर लोहिया कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं और 1928 के अंतर्गत साइमन गो बैक के अंतर्गत वे बढ़ चढ़कर सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं। 1934 के अंतर्गत नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण करते हैं, परंतु आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत राम मनोहर लोहिया की पंडित नेहरू से अधिक दिनों तक नहीं बनी और उन्होंने जो है कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको छोड़ करके वे मूल रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। कहने का तात्पर्य है कि देश की आजादी के पश्चात भी राम मनोहर लोहिया का जो है कांग्रेस के नेताओं के साथ अनबन रही। काफी लंबे समय तक वे आपस में समन्वय नहीं रहा। संविधान सभा
देश विभाजन, भावी नीतियों को लेकर के राम मनोहर लोहिया का कांग्रेस नेताओं के साथ मतभेद रहा और डॉक्टर लोहिया ने अनेक बार पंडित नेहरू के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने संसद से बाहर आकर कहा, अंग्रेज हटाओ, दाम बदो और जाति तोड़ो, हिमालय बचाओ आदि आंदोलन किए। तो इसके पश्चात राम मनोहर लोहिया ने हिम्मत नहीं हारी और 1963 के अंतर्गत अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़कर प्रथम बार लोकसभा के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग अगर राम मनोहर लोहिया के विचारों और दर्शन को हम लोग देखें तो राम मनोहर लोहिया मूल रूप से सामाजिक, राजनीतिक ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारतीय समाज के अंतर्गत अंग्रेजों के साथ लोहा लेते हुए स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत भाग लेते हुए उन्होंने अनेक ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की जिससे जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था से दूर रहकर आर्थिक विषमता का अंत किया जा सके। अतः ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी राम मनोहर लोहिया का 1967 के अंतर्गत जो है वे भगवान को प्यारे हो गए। तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि राम मनोहर लोहिया के सामाजिक विचार क्या है। सामाजिक विचार, राम मनोहर लोहिया के सामाजिक विचारों को हम लोग देखें तो राम मनोहर लोहिया ने सामाजिक व्यवस्था के ऊपर कड़ा प्रहार किया और प्रहार करते हुए वे हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म और समाज की मूल मान्यताओं के कट्टर विरोधी थे। जो परंपरागत रीति रिवाज और मान्यताएं जो प्रचलित हो रही थी, जो अंधविश्वास थे, उनके प्रति उनकी आस्था नहीं थी और उन्होंने उस पर विरोध करते हुए धर्म को ईश्वर तथा आत्मा के साथ ने जोड़कर मानव प्राणियों के कल्याण तथा लौकिक समृद्धि के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो समाज के अंतर्गत अन्याय, अत्याचार, दुराचार, शोषण विद्यमान है और जो शूद्रों की स्थिति दयनीय है, जो छुआछूत और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसके कारण समाज खंडित होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने मूल रूप से सामाजिक व्यवस्था के सुधार पर बल दिया। नंबर 1 आता है वर्ण व्यवस्था का विरोध। राम मनोहर लोहिया मूल रूप से भारत वर्ष के अंतर्गत एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और उन्होंने वर्ण और जाति के आधार पर कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा तो वो कर्म से होगा और कर्म प्रधान राजनीति और सामाजिक व्यवस्था ही देश और व्यक्ति के विकास के अंतर्गत शामिल होगी। दूसरा उसने पॉइंट बताया सामाजिक विषमताओं पर प्रहार। तत्कालीन समाज के अंतर्गत राम मनोहर लोहिया का मानना था कि छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, नर नारी असमानता, अस्पृश्यता, रंग भेद और सांप्रदायिकता अपनी चरम सीमा पर थी। राम मनोहर लोहिया ने इस सामाजिक व्यवस्था के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि हमें सामाजिक विषमता को अंत करने के लिए जो ब्राह्मणों के द्वारा, जो पोंगे पंडितों के द्वारा जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उन्हें समाप्त करना होगा और समाज के अंतर्गत एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा। तीसरा उन्होंने बताया सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार कर्म होना चाहिए, न कि जन्म। राम मनोहर लोहिया ने कहा सामाजिक व्यवस्था का आधार व्यक्ति का कर्म होना चाहिए। जन्म से व्यक्ति महान नहीं बनता है, व्यक्ति बनता है वर्क इज वर्शिप, अपने काम से महान बनता है। और राम मनोहर लोहिया ने इस पर प्रहार करते हुए कहा कि सामाजिक व्यवस्था जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो जन्म से ही उच्च हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति शिक्षा और अपने कर्म से महान बनता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा
जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर बल। राम मनोहर लोहिया किसी भी जाति व्यवस्था के पक्षपाती नहीं थे। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जाति का बंधन है वो ढीला हो जाना चाहिए और ये गठबंधन कठोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर हमें अंतर जाति विवाह करना पड़े, लव मैरिज, तो कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर हम लोग किसी से बंधे रहे तो इस स्थिति के अंतर्गत समाज का विकास नहीं होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा तोड़ने पर बल। उन्होंने कहा आर्थिक दृष्टि से जाति व्यवस्था जो बनी हुई है, सुदृढ़ जातियां, उनको तोड़ देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राम मनोहर लोहिया के जो सामाजिक विचार थे वो भारतीय समाज और संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रही थी।